हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर मेजरमेंट के बारे में कुछ स्टडी किया था। नाउ इन फर्दर लेक्चर, इन दिस लेक्चर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और पास्कल्स लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके बारे में हम प्रॉपरली देखेंगे। सो पे अटेंशन। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें समझना होगा। नाउ जनरली व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक? हाइड्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स विच स्टडीज द इफेक्ट ऑफ लिक्विड इन स्टीडी स्टेट। सो लिक्विड अगर स्टीडी स्टेट में वो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में उसकी स्टडी जो होती है उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ये एक ब्रांच है। हाइड्रो का मतलब जनरली तो वाटर होता है, लेकिन हम यहाँ पर एज ए लिक्विड लेंगे, और स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है। सो हाइड्रोस्टैटिक। पैराडॉक्स, जनरली पैराडॉक्स का मतलब होता है मिसकंसेप्शंस या फिर जो गलत फहमियाँ होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो आपको सामने फिलहाल के लिए 3 वेसल्स दिख रहे होंगे। ये जो तीनों भी वेसल्स है, वेसल ए, वेसल बी और वेसल सी, इन तीनों का भी जो बेस एरिया है वो सेम है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, तीनों का भी ये जो बेस है दैट इज सेम, बट तीनों का जो शेप है वो अलग अलग है। ठीक है, अगर आप वेसल ए देखो तो वो स्लैंट इनवर्ड्स है, वेसल बी का अगर आप देखो तो स्ट्रेट है, और वेसल सी का जो है वो स्लैंट आउटवर्ड्स है। तो ये इनवर्ड्स आ रहा है ऐसा, ये जो है वो आउटवर्ड आ रहा है ऐसे, और ये तो स्ट्रेट ही जा रहा है ऊपर की तरफ। अब अगर मैं बोलता हूँ कि तीनों कंटेनर्स में सेम हाइट तक लिक्विड भरा गया है, मतलब अगर आप देखो तो ये हाइट जो है, ये हाइट जो है और ये हाइट, ये तीनों भी हाइट सेम है। बट ऑब्वियसली अब दिख रहा है कि इसके वेसल के शेप्स के वजह से जो कंटेनर ए है उसमें सबसे कम लिक्विड होगा, कंटेनर सी में सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, और कंटेनर बी में इंटरमीडिएट, मतलब ए से ज़्यादा और सी से कम लिक्विड वहाँ पर है। तो सवाल ये है कि कौन से कंटेनर में बेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर कौन से कंटेनर में सबसे कम प्रेशर होगा। तो इसके बारे में अगर ये सवाल अगर आपको आता है तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको एक 3 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिए। तो आपके 3 सेकेंड्स खत्म हो गए। काफ़ी सारे लोगों का आंसर जो होता है जनरली वो ये होता है कि सर सी जो होगा, कंटेनर सी, उसके बेस में ज़्यादा प्रेशर आएगा। बिकॉज जनरली जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि इफ़ प्रेशर इज़ देयर, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तीनों का भी एरिया तो सेम ही है, बट अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स मतलब वेट जो इस कॉलम पे आएगा, जनरली ऐसा सोचते हैं हम, और वेट जो है वो उसी कंटेनर का ज़्यादा होगा जिसके अंदर ज़्यादा लिक्विड है। इसीलिए जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो थर्ड कंटेनर है, दैट थर्ड कंटेनर हैज़ हाइएस्ट वेट ऑफ लिक्विड, हेंस इट विल हैव हाइएस्ट प्रेशर एट द बॉटम। बट ये एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी है। जनरली तीनों के भी बेस का एरिया सेम होने की वजह से तीनों के ऊपर जो बेस में प्रेशर आता है वो सेम ही आता है। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट, दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कितना लिक्विड उसके अंदर है, उससे कुछ भी मैटर नहीं करता। दोनों का बेस एरिया सेम है, तीनों का भी बेस एरिया सेम है, और तीनों के अंदर हाइट ऑफ लिक्विड अगर सेम है, तो ऐसे केस में तीनों के बेस पे जो प्रेशर आएगा वो सेम ही रीडिंग दिखाएगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि सर ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हुआ। तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से, अगर आप कंटेनर ए के बारे में देखो, सो होता क्या है कि कंटेनर ए में ये जो लिक्विड है वो उसके जो साइड सरफेस है उसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाता है, लाइक दिस, करेक्ट। वही जो कंटेनर बी है उसमें लिक्विड जो है वो साइड सरफेस पे कुछ ऐसे फोर्स लगाता है। वही जो कंटेनर सी है उसमें जो लिक्विड होगा वो साइड सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, बिकॉज द फोर्सेस आर ऑन द सरफेसेस। क्योंकि लिक्विड ट्राई करेगा कि बाहर चला जाए, लेकिन अब ये वेसल्स के जो साइड वॉल्स है उसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करेगा बाहर निकलने के लिए। इन रिटर्न जो वेसल लिक्विड के ऊपर रिएक्शन देगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो आपको मालूम है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लिक्विड्स ने जो फोर्स लगाए वो तो मैंने आपको दिखाया। अब इन रिटर्न जो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे उनका डायरेक्शन जो रहेगा वो सरफेस से लिक्विड की तरफ रहेगा, और वो कैसे रहेगा, पे अटेंशन। सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वाले में जो रहेगा सर, जो रिएक्शन आएगा सरफेस की तरफ से वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। इवन यहाँ से जो आएगा वो भी ऐसे आएगा। अगर आप गौर से देखो ये थोड़ा सा तिरछा फोर्स है। अगर हम इसे 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक रिजोल्यूशन वेक्टर इधर आएगा और एक डाउनवर्ड आएगा, इसका भी एक साइड में आएगा और एक डाउनवर्ड आएगा। अब होगा क्या, ये जो 2 इधर हॉरिजॉन्टल जो है लाइक दिस, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है बाय रिएक्शन अगर हम स्टडी करें, सो रिएक्शन वाइज
जो ये दोनों रिएक्शंस है हॉरिजॉन्टल, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लेकिन जो वर्टिकल रिएक्शंस हैं वो तो दोनों भी डाउनवर्ड्स हैं। अब ये तो 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, लेकिन पूरे वेसल की पेरीफेरी मतलब अंदर का पूरा सरफेस पे ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। इसकी वजह से काफ़ी सारा एक्सेसिव रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड आएगा। भले लिक्विड का वेट, अब ये जो ए कंटेनर है उसके अंदर लिक्विड का वेट तो कम है, लिक्विड सबसे कम है तीनों कंटेनर के मुकाबले, तो लिक्विड का वेट भले ही कम हो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ रही है डाउनवर्ड्स, ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस उस वेट में थोड़ा बहुत ऐड हो जाएंगी, और जिसके वजह से जो टोटल फोर्स बनेगा वो वेट प्लस ये रिएक्शंस बनेगा। तो भले वेट कम हो लेकिन ये रिएक्शंस उसे सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स जो होगा फाइनली वो बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे कंटेनर की, तो अगर आप इस कंटेनर के बारे में देखो, सेकंड कंटेनर जो कि स्ट्रेट स्लैंट नहीं है, स्ट्रेट है उसका, अब जो उसका सरफेस है वो, तो अगर हम बात करते हैं लिक्विड जो एक्शन डालेगा वो फोर्स इस तरीके से होगा, तो जो रिएक्शन आएगा इसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से आएगा, रिटर्न रिएक्शन लाइक दिस। अब अगर आप गौर से देखो ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और वैसे पेरीफेरी पे जितने भी होंगे, जो फॉर एग्जांपल पेरीफेरी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेसल तो ये 2 डायमेंशन में आप देख रहे हो, एक्चुअल वेसल तो कुछ इस तरीके से होगा, तो उसका अगर उसके अंदर अगर लिक्विड है तो वो भी तो ऐसे होगा, तो उसकी पेरीफेरी में बहुत सारी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट है उसके सामने ये है उसके सामने ये है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और ये सब एक दूसरे की हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि कोई भी वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो जनरली फिर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस? ओनली वेट। यहाँ पर सिर्फ वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये जो लिक्विड का जो वेट रहेगा वही डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और कोई एक्सेसिव ऊपर से रिएक्शन आएगा ही नहीं, बिकॉज जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस थी वो तो नलीफाई हो गई। अब अगर हम तीसरे कंटेनर की तरफ जाते हैं जो कि ये है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो जो लिक्विड रिएक्शन देगा, सो लिक्विड जो रिएक्शन देगा इट विल बी लाइक दिस, सॉरी एक्शन देगा वो इस तरीके से रहेगा, तो जो सरफेस रिएक्शन देगा दैट रिएक्शन विल बी लाइक दिस, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है, सो अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन ऐसे आ रहा है, सामने से जो रिएक्शन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। अगर हम इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं तो रिजोल्यूशन आएगा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। हमें पता है कि रिजॉल्व हम कैसे करते हैं, तो ये रिजोल्यूशन से यही आएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सो दे विल कैंसिल, द वेक्टर्स विल नलीफाई ईच अदर। बट 2 कंपोनेंट्स या फिर ओवरऑल कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो अपवर्ड जा रहे हैं लाइक दिस, और ये जो अपवर्ड जाने वाले हैं ये तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका क्लियरली मतलब है वेट भले ही डाउनवर्ड हो लेकिन, और वो ज़्यादा है, वेट जो है वो डाउनवर्ड है और ज़्यादा है, बिकॉज आपको पता है इस कंटेनर सी में ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है तो ज़्यादा वेट है। बट इस वेट को जो डाउनवर्ड है उसको बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए, ये ऊपर की जो रिएक्शंस आप देख रहे हो वो मदद करती है। इन शॉर्ट अगर अब हम पूरा देखें, सो कंटेनर 1 में भले लिक्विड का वेट कम है लेकिन डाउनवर्ड रिएक्शंस की वजह से ओवरऑल फोर्स बढ़ जाता है, और कंटेनर सी में भले ही वेट ज़्यादा है बट फिर अपवर्ड रिएक्शंस की वजह से ओवरऑल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। और ऐसे करते तीनों में भी जो फाइनल फोर्स बनता है वो एफ 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 सेम ही बन जाता है, और जिसके वजह से बेस में एरिया भी सेम है, तो जिसके वजह से आपका फोर्स भी सेम बन गया, तीनों का एरिया भी सेम है, सो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसी चीज़ को हम अब दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, पैराडॉक्स का एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, सो आपने ध्यान देना है। होता क्या है, जनरली हमें पता है कि बेस पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, P इज इक्वल टू, लास्ट टाइम फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, ρgh। तीनों कंटेनर में जो लिक्विड है वो सेम ही है, लिक्विड सेम है मतलब डेंसिटी उसका सेम रहेगा, रो इज सेम, ग्रेविटी जो है वो भी सेम ही है, सो ग्रेविटी इज ऑल्सो सेम। अच्छा, और तीनों का जो हाइट है बेस से वो भी सेम है, रो भी सेम है, जी भी सेम है, एच भी सेम है, तो जिसका मतलब है फिर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ज़्यादा लिक्विड दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीनों कंटेनर्स के अंदर अगर हाइट सेम ही है, लिक्विड सेम ही है, बेस एरिया भी सेम है, तो प्रेशर सेम ही रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आपको टेक्स्ट बुक से इसको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर प्रॉपरली समझा दिया। अब जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज पास्कल्स लॉ। ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत सारा स्टडी दिया था, बहुत सारा उन्होंने स्टडी किया था अपने बुक्स में, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई थी, जिसके वजह से
जो पास्कल्स लॉ है वो जनरली प्रेशर के बारे में समझाता है. सो व्हाट इज पास्कल्स लॉ? मैं पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ. पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट the pressure applied at any point of the enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of the gravity is neglected. Gravity का इफेक्ट अगर आप नेग्लिजिबल कंसिडर करते हो तो किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो लिक्विड पे, तो वो लिक्विड का प्रेशर हर एक कोने में या फिर वॉल ऑफ कंटेनर पे इक्वल ही जाएगा. अब इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको समझे, तो मैं आपको इस डायग्राम के जरिए इसको समझाऊंगा. पे अटेंशन. सपोज कंसीडर करते हैं कि ये एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है लाइक दिस. तो सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ पिस्टन और अब ये पूरा का पूरा जो है वो पिस्टन है और अंदर की तरफ लिक्विड है. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे कि ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे अगर आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस देते हो जिसे हम प्रेशर गेज बोलते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर भी आप देते हो प्रेशर गेज. अब अगर सपोज आप ऊपर से इस कंटेनर पे या फिर इस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है वहाँ से अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, तो प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है वो वॉल पे, जो कि ये वॉल्स हैं, इन सभी वॉल्स पे इक्वली जाएगा इन शॉर्ट. और अंदर भी जो अलग अलग पॉइंट्स है वहाँ पर भी जो ये प्रेशर है वो हर जगह पे इक्वल ही रहेगा. ये बोलता है पास्कल्स लॉ दैट प्रेशर दैट इज यू आर अप्लाइंग विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड. अनडिमिनिश्ड मतलब खत्म हुए बिना वो आगे आगे बढ़ते रहेगा और वो हर जगह पर इक्वली पहुँचेगा. सो दिस इज पास्कल्स लॉ. जनरली इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो जब हम देखते हैं कि बबल जब हम बनाते हैं, तो बबल बनाने वाली जो वो मशीन होती है, लूप होती है, या फिर जब हम लोग मेले में जाते हैं तो वो बबल्स जब हम लोग बनाते हैं, तो उस वक्त जब हम फूंक मारते हैं तो वो जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो इक्वली उस सरफेस फिल्म पे जाता है और उसके बाद में वो एक बबल जो बनता है वो गोल सा बबल बनता है, स्फेरिकल सा बबल बनता है. ठीक है. बिकॉज प्रेशर हर जगह पे क्या है, इक्वली जाता है. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जब हम ऐसे बहुत पहले बचपन में च्युइंगम खाते थे हम, तो जब हम च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम खाने के बाद जब उसको चबाते हैं बहुत अच्छे से, जब वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जा सकता है, तब हम उसका बबल बनाते हैं, बड़ा वाला बलून बनाते हैं मुंह से. तो आपको पता होगा वो. तो होता क्या है कि जब आप अगर सपोज़ ये अगर आपकी नाक है, ये आपका वो मुंह है जहाँ से आप ये बबल बनाने वाले हो, तो जनरली जो बबल बनेगा दैट बबल विल बी लाइक दिस. ये ऐसे बनेगा, ऐसे गोल बनता है. बिकॉज जब आप फूंक मारते हो अंदर की तरफ तो आपने लगाया हुआ जो प्रेशर है वो हर जगह पे इक्वली जाता है और उस बबल को इक्वली फुलाता है. आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि जो बबल बना हुआ है वो कुछ ऐसे बना है लाइक दिस. ऐसे कभी नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा. ऐसा नहीं है कि आपने फूंक सामने की तरफ ही मारा था तो बबल आगे की तरफ ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा. वो कंटेनर के अंदर प्रेशर हर जगह पे जाएगा और उसको इक्वली गोल फुलाएगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ पास्कल्स लॉ जनरली वी स्टडी. अब ये जो पास्कल्स लॉ है, अब मैं वापस एक बार इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ. सो व्हेन वी से पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड, पूरे फ्लूइड पे आप कहीं पर भी प्रेशर लगाओ, एट रेस्ट मतलब वो फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए, is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of container. तो वो ही प्रेशर हर पॉइंट पे और वॉल्स ऑफ कंटेनर पे इक्वली जाएगा, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज निगलेक्टेड. तो इफेक्ट जो ऑफ ग्रेविटी का रहेगा वो क्या करेंगे हम लोग, निगलेक्ट कंसिडर करेंगे. सो जनरली ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये पास्कल्स लॉ जो होता है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या यूजेस हैं. तो जनरली मैकेनिकल इंडस्ट्री में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच आता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक या फिर न्यूमैटिक. हाइड्रोलिक्स मतलब लिक्विड से जो मशीनरीज हम चलाते हैं और न्यूमैटिक मतलब जो जनरली एयर से चलाते हैं. उन सभी में पास्कल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला जो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का जो आपको सामने दिख रहा है फिलहाल के लिए, विच इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट. और भी एप्लीकेशन है जब हम आगे स्टडी करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक. ये दो एप्लीकेशंस आपको स्टडीज़ में हैं. साथ ही साथ कुछ और भी एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले वी विल गो फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कि अगर हम एक जगह पे जो प्रेशर लगाते हैं वो हर जगह पे इक्वल जाता है. इस स्टेटमेंट के या फिर इस साइंस के क्या एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप ध्यान दीजिए. अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की, तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा,
तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है नीचे की तरफ, सो यहाँ पर एक्चुअल में दो सिलेंडर्स हैं। एक है सिलेंडर जिसको हम बोलेंगे P1 और दूसरा जो है, या फिर एक सिलेंडर है जो 1 है और दूसरा सिलेंडर जो है वो 2 है। सो दिस इज फर्स्ट सिलेंडर, दिस इज सेकंड सिलेंडर, करेक्ट। अब उसके ऊपर पिस्टन्स हैं, राइट। सो जो पिस्टन्स हैं उन पे अगर सपोज मैं जो छोटा वाला पिस्टन है जो कि लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ और ये जो दूसरा वाला सरफेस है, दूसरा वाला जो पिस्टन है, सपोज उसके ऊपर मैंने कोई हेवी चीज़ उठा रखी है जिसे मुझे उठाना है ऊपर की तरफ, तो होता क्या है कि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर सपोज ये जो सेकंड सरफेस है, यहाँ पर अगर कोई एक गाड़ी है, कोई एक बस है या फिर कोई एक कार है जिसे हमें ऊपर उठाना है। अब आपको तो पता है कि जनरली बस है या फिर अगर कार है तो कार का अप्रोक्सीमेट वजन जो होता है वो 1000 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा का होता है। मतलब अगर हम फोर्स, अगर ग्रेविटी 10 कंसीडर करें तो जो उसका वेट होगा दैट विल बी 10,000 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसका वजन है 1000 किलो और मास 1000 किलो है, तो mg मतलब 1000 इंटू 10, तो 10,000 न्यूटन उसका वेट है। अब अगर उसे मुझे उठाना है तो मुझे या फिर आपको यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो फोर्स कितना होगा ये हम पास्कल्स लॉ के ज़रिए समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है ये, आप ध्यान दीजिए इसकी तरफ। अब होता क्या है कि यहाँ पर छोटा सा पिस्टन है, इसके लिए एरिया भी छोटा होगा। सो A1 इज़ लेसर देन A2, तो आपको दिख रहा है कि A1 जो है एरिया वो लेसर देन A2 है, करेक्ट। अब होता क्या है कि आप अगर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया है और ये एरिया की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा P1। सो इन द लेफ्ट स्मॉल कंटेनर और सिलेंडर देर विल बी अ प्रेशर P1। अब होगा क्या, इस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है यहाँ पर वो फ्लो करेगा या फिर उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वही प्रेशर आगे की तरफ जाके इस कंटेनर के ऊपर लगेगा। सो अब होगा क्या, ड्यू टू दैट प्रेशर ऑन P1 देर विल बी अ क्रिएशन ऑफ प्रेशर P2। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल, तो जितना प्रेशर आप एक साइड से लगाओगे उतना ही प्रेशर दूसरा साइड महसूस करेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट P1 इज इक्वल टू P2 या फिर P2 इज इक्वल टू P1 यहाँ पर जो लिखा हुआ है। बट व्हाट इज प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो कैन वी से दैट P2 इज नथिंग बट F2 अपॉन A2। So now this P2 is F2 upon A2 and this P1 is F1 upon A1. So अगर P2 है F2 upon A2 और P1 है F1 upon A1, so in that case अब आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1। आपको सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में A2 है उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और आपका काम हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, इस फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा कि वो बड़ा वाला जो गाड़ी था जो यहाँ पर था, जिसका वेट जो है आपको उठाना है, मतलब वो F2 जो रहेगा वो गाड़ी का वेट है। तो F2 जो रहेगा वो अगर आपको पता है कितना है, A2 पता है आपको, A1 भी पता है आपको, तो F1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए जो कैलकुलेशंस है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, पे अटेंशन। तो अब अगर आप देखते हो यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन दूंगा अगर आपका इक्वेशन है कुछ इस तरीके से दैट F2 is F1 into A2 upon A1. So can we say that F1 is equal to F2 into A1 divided by A2, ये भी हम बोल सकते हैं, करेक्ट। अब अगर मुझे F2 का वैल्यू अगर पता है, सपोज आई नो दैट वैल्यू ऑफ F2 जो है, अब अगर इक्वेशन में यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बना देता हूँ, पे अटेंशन। इफ सपोज नाउ F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1 अपॉन A2, ये इक्वेशन हम बना सकते हैं। नाउ F2 सपोज मुझे पता है कि 10,000 न्यूटन है, वो जो फोर्स है जो गाड़ी का है जिसे मुझे उठाना है वो अगर सपोज 10,000 न्यूटन है। सो सपोज मैं इस F2 के जगह पर 10,000 लिख देता हूँ इंटू एरिया 1 जो हमारा छोटा सा सरफेस एरिया था छोटे सिलेंडर का, वो जो है सपोज वो मैं कंसीडर करता हूँ कि वो 10 है, 10 वॉट एवर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आप जो भी लो, 10 डिवाइडेड बाय जो बड़ा वाला एरिया था जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी, सपोज हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो हम वहाँ पर 100 ले लेंगे। तो अब होगा क्या, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ये 0 0 0 0 कटेगा एंड द आंसर विल बी 100 इंटू 10 दैट इज 1000। इन शॉर्ट आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में F1, सो दैट F1 विल बी 1000 न्यूटन,
क्योंकि आपने F2 न्यूटन में लिया था तो आपका F1 भी 1000 न्यूटन आएगा. एज यू नो दैट 1000 न्यूटन इज 100 kg, बिकॉज जब आप न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करते हो तो आप ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हो. सो इन दैट केस 1000 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, मतलब आपको 1000 न्यूटन मतलब 100 kg का फोर्स लगाना पड़ेगा. अब अगर हम इसी चीज़ को क्लियरली अब डायग्राम में वापस एक बार जाके देखते हैं. सो पे अटेंशन. होगा यूँ कि आपका ये जो डायग्राम है यहाँ पर, इसमें जो कार आपको यहाँ पर लिफ्ट करानी थी ऊपर की तरफ, सो दैट कार जो था उसका जो फोर्स था वो था 10,000 न्यूटन. बट कैलकुलेशन से हमें पता चला कि इधर से जो फोर्स अप्लाई करना था वो था सिर्फ 1000 न्यूटन. इसका मतलब है आपको 10 गुना फोर्स कम लगा के वो गाड़ी जो है वो ऊपर उठाने का मौका मिलेगा. करेक्ट. सो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट के फ़ायदे, जहाँ पर आप कम प्रेशर या फिर कम फोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा सकते हो. अब यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरी अगर हमें उठाना है तो हम क्या करेंगे कि बहुत कम फोर्स लगा के भी काम कर सकते हैं. कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो एरिया अगर हमने सर और छोटा लिया होता ना, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो एरिया है वो अगर हमने और छोटा लिया होता तो हमको और कम फोर्स लगाना पड़ता. तो कुछ लोग बोलते सर आपने 10 एरिया जो लिया था A1 का, वो अगर आप 10 नहीं लेते 1 लेते तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 10 किलो फोर्स लगाना पड़े. होता क्या है कि भले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जादुई लगे, ऐसे लगे कि ओ हम तो थोड़े से कम फोर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, कम फोर्स में आप गाड़ी उठा पाओगे, लेकिन अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम जाएंगे. वापस एक बार ध्यान दीजिए. अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स, जो वर्क डन होता है वो सेम ही होता है दोनों तरफ. एज प्रेशर सेम, वर्क डन भी सेम ही रहेगा. आप वर्क, बिकॉज आपकी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपको यही सिखाती है दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. एनर्जी इज रिलेटेड विद वर्क, सो वर्क इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब दोनों तरफ जो वर्क आएगा W1 इज इक्वल टू W2. ओके, नाउ व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब आपने कंटेनर 1 पे जो फोर्स लगाया था लेफ्ट साइड में, इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप उसको जितना डिस्प्लेस करोगे नीचे की तरफ, D1 शुड बी इक्वल टू W2, मतलब वो जो गाड़ी जिसको आपने उठाया था ऊपर की तरफ उसका फोर्स F2 मतलब वेट, इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 कि वो गाड़ी कितना ऊपर जाएगी. करेक्ट. सो अगर हमें यही समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? पे अटेंशन. W1 इज इक्वल टू W2, सो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी जो है वो 1 मीटर ऊपर उठे, मतलब आपकी जो राइट साइड में गाड़ी जो है वो अगर 1 मीटर ऊपर उठे, मतलब D2 जो है वो 2 हो, सॉरी 1 हो. सो यहाँ पर अब पे अटेंशन. सपोज अगर हम चाहते हैं कि ये जो गाड़ी है D2 वो 1 मीटर ऊपर जाए, आपको तो पता है उसका फोर्स कितना है, 10,000. करेक्ट. और F1 भी आपको मालूम है कि वो 1000 था, 1000 न्यूटन. तो D1 कितना होना चाहिए? सो आप अगर कैलकुलेट करोगे, सो D1 विल बी 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000 मतलब 10. इन शॉर्ट 10,000 न्यूटन की जो गाड़ी है उसे 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए जो 1000 न्यूटन का फोर्स आप, कम फोर्स आप लगा रहे हो, उसको 10 मीटर तक नीचे करना पड़ेगा. नाउ पे अटेंशन. फिर से एक बार पे अटेंशन, ध्यान दीजिए. आपको अगर यहाँ की जो गाड़ी है सेकेंड सरफेस की, ये अगर 1 मीटर ऊपर उठानी है तो आप जो कम फोर्स यहाँ से लगा रहे हो उसे 10 मीटर तक नीचे करना पड़ेगा. तो ये सिर्फ 1 मीटर ऊपर उठेगा. इन शॉर्ट ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर कराना पड़ेगा. स्टिल इट इज़ बेटर, क्योंकि आप 1000 न्यूटन मतलब 100 किलो का फोर्स 10 मीटर तक लगा सकते हो. सो दैट इज़ मच मोर ईजियर. बट आप 1000 किलो की गाड़ी 1 मीटर ऊपर नहीं उठा सकते. सो भले ही वर्क सेम हो, भले ही हमें लगेगी सब कुछ, लेकिन फिर भी एफर्ट्स अगर हम देखते हैं, ताकत जो लगेगी हमें, या फिर हमारे हाथ में जो है हम जो कर सकते हैं वो है कि हम 1000 न्यूटन का जो, सॉरी 1000 किलोग्राम की गाड़ी हम 1 मीटर ऊपर नहीं उठा सकते. हाँ, लेकिन हम 1000 न्यूटन का जो फोर्स है, 1000 किलो का, सॉरी 100 किलो का जो फोर्स है वो हम 10 मीटर तक दे सकते हैं. सो आप 100 kg का फोर्स 10 मीटर तक नीचे की तरफ दे के 1000 kg की गाड़ी 1 मीटर ऊपर उठा देते हो. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पास्कल्स लॉ, जो एप्लीकेशन हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखते हैं. ऐसा ही जो एक एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी आता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. पे अटेंशन. तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसके अंदर एक मास्टर सिलेंडर होता है, जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ से नीचे की तरफ जो ब्रेक पेडल होता है, वो यहाँ पर ब्रेक पेडल दिखाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, दिस इज अ ब्रेक पेडल। अब ब्रेक पेडल पे जैसे आप पैर लगाते हो तो आगे की तरफ होता है मास्टर सिलेंडर, जिसके अंदर होता है ब्रेक फ्लूइड। तो ये आपको जो यहाँ पर ब्राउनिश कलर से दिख रहा है, दैट इज ऑल ब्रेक फ्लूइड। अब होता क्या है कि जब आप इसके ऊपर ब्रेक पेडल दबाते हो तो ये जो फ्लूइड है वो हर जगह के व्हील के पास वो मूव होता है। अब जितना प्रेशर आप मास्टर सिलेंडर पे लगाओगे यहाँ पर, उतना ही प्रेशर इन सभी स्लेव सिलेंडर्स के ऊपर जाएगा। मास्टर मतलब जो ऑर्डर देगा और स्लेव मतलब जो ऑर्डर का पालन करेंगे, आपको पता है। तो ये जो बाकी के सिलेंडर्स हैं, दे आर दी स्लेव सिलेंडर्स। और यहाँ पर जो आप ब्रेक पेडल पे पैर लगा रहे हो, दैट इज मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर के ऊपर आप जितना प्रेशर लगाओगे, वही प्रेशर हर जगह के ब्रेक डिस्क के पास पहुँचेगा। फिर होगा क्या कि जैसे आपने यहाँ से प्रेशर लगाया तो ये लिक्विड आगे बढ़ेगा और यहाँ पर प्रेशर देगा, और ये प्रेशर जो रहेगा या जो फोर्स रहेगा वो आगे ट्रांसमिट होगा और डिस्क जो होती है उसको लगेगा, और फिर वो डिस्क जो होगी वो आपके व्हील के साथ कनेक्ट होकर गाड़ी को ब्रेक लगाएगा। और ऐसे सिर्फ एक जगह पे नहीं होगा, साइमल्टेनियसली चारों जगह पे होगा। इन शॉर्ट, चारों जो व्हील्स है उनको रोकने का काम जो रहेगा वो एक जगह पर आप ब्रेक पेडल को पैर लगाओगे और ये होते रहेगा। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू पास्कल्स लॉ, बिकॉज वॉट एवर प्रेशर यू आर क्रिएटिंग इन मास्टर सिलेंडर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली फॉर ऑल स्लेव सिलेंडर्स। तो ये सभी स्लेव सिलेंडर्स की तरफ इक्वली जाएगा, मतलब फिर वो हर एक व्हील के ऊपर इक्वल प्रेशर लगा के व्हील्स को रोकने की कोशिश करेगा। सो दिस इज हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत इसको एक बेसिक एनिमेशन के जरिए हम देखते हैं यहाँ पर। सो पे अटेंशन। सो अगर आप अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो जैसे ही हम यहाँ से प्रेशर अंदर की तरफ लगाते हैं तो ये लिक्विड आगे जाता है और इसको दबा देता है आगे की तरफ और फ्रिक्शन हो जाता है। सो पे अटेंशन। सो ये आगे की तरफ पहुँचा और अब ये वहाँ पर टच हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि आप जैसे ही एक जगह पर बैठ के पुश करते हो ब्रेक पेडल को, तो वो लिक्विड आगे जाके आगे के डिस्क से, जो ब्रेक कैलिपर्स बोलते हैं, उसको टच करा देता है, और जिसकी वजह से आपका जो रोटेशन ऑफ दी डिस्क है, ठीक है, वो रुक जाता है। तो गाड़ी आपकी आगे जाके रुक जाती है। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। अब कुछ और एप्लीकेशंस भी है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अदर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ आर हाइड्रोलिक प्रेस। तो जनरली आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर एक बहुत ही हैवी मशीनरी होती है जो अलग अलग चीज़ों को प्रेस कर रही होती है, दैट इज़ ऑल हाइड्रोलिक प्रेसेस। हाइड्रोलिक जैक जनरली व्हीकल्स को उठाने के लिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले लिफ्ट का एग्जांपल हमने देखा था, वैसे ही जैक होता है जो हाइड्रोलिक जैक होता है जो उसे उठाता है। हाइड्रोलिक क्रेन्स भी होती है जो हाइड्रोलिक लिक्विड्स के फोर्स के थ्रू चीज़ों को उठाने की हिम्मत रखती है। सो ऐसे केस में ये जो अलग अलग प्रेशर्स कंडीशंस जो बनती है पास्कल्स लॉ के, उसके जो एप्लीकेशंस हैं हमने अभी इस वीडियो में देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे आगे तो प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो कीप अपडेटेड, इस लेक्चर की तरफ आप अपडेटेड रहिए सो दैट नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।